गुड गुड इवनिंग सभी को। जय श्री श्याम। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, सब अपने निजी कार्य में व्यस्त होंगे। तो आपने कल तक के जो 5 लेक्चर आए एग्रीकल्चर पे वो सारे आई थिंक कंप्लीट कर लिए होंगे, और नहीं भी किए हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके, जो हमारा चैनल आपको मिलेगा स्टडी जंक्शन बाय केडी सर, उस पे जाके आप देख सकते हो। सारे चैनल आपको वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे, सीक्वेंस से ही मिल जाएंगे सारे चैनल। तो आप वहां पर जाकर पिछले लेक्चर जरूर कंप्लीट करना। जितने भी लेक्चर बनाए जा रहे हैं सब कुछ आने वाले एग्जाम को देखते हुए ही उनके सिलेबस के अनुसार ही बनाए जा रहे हैं, और सब कुछ जो भी चल रहा है बहुत ही अच्छा कंटेंट है। मैं कंटेंट की फुल गारंटी लेता हूँ, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। आपकी उम्मीद से बहुत अच्छा यहाँ पर मिलेगा आपको, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो अब भी आप पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि देखो समय निकल जाएगा, और समय निकल जाएगा तो फिर आपके पास में कुछ नहीं बचेगा, आप सिर्फ पछतावेगी। एक शिक्षा ही है जो आपका समय बदल सकती है। शिक्षा को समय दोगे तो शिक्षा आपका समय जरूर बदलेगी, ये ध्यान रखना। अगर आप शिक्षा को समय दोगे भी तो शिक्षा आपका एक दिन समय बदल देगी, और शिक्षा को अभी आपने इग्नोर कर दिया तो आपको ये चीजें बहुत लाइफ में जाके आगे जाके रिग्रेट होने वाली है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को समय दो। तो अब हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर जो हमने कल आईसीआर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था, अब आगे देखते हैं। आगे आईसीआर जो 1929 के अंदर स्थापित हुआ था, उसके आगे हम देखते हैं कि 1931 के अंदर क्या होता है, भारतीय केंद्रीय लाभ कमेटी का गठन होता है। अब कुछ कमेटियां पढ़ेंगे, जो कमेटियां भारत सरकार द्वारा समय समय पर गठित की गई। तो देखो, भारतीय केंद्रीय लाभ कमेटी का गठन कब हुआ? 1931 के अंदर। इंडियन सेंट्रल लेक कमेटी, लाग को इंग्लिश में LAC ही कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था पहले लेक्चर के अंदर, मेरा जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि लाग किस भाषा का शब्द है, बताओ। तो लाग है अपना संस्कृत भाषा का शब्द है, इतना ध्यान रखना आप। और जो लाग प्राप्त होता है वो किस कीट द्वारा प्राप्त होता है, तो उस कीट का नाम भी मैंने पहले लेक्चर के अंदर मेंशन किया था। उस कीट का नाम ध्यान रखना, लाग कीट जिसे कहते हैं, लाग कीट कहते हैं जिसे। उस कीट का नाम है बोम्बिक्स मोराई, बोम्बिक्स बोम्बिक्स मोराई। ये लाग का कीड़ा होता है, ये ध्यान रखना आप। फिर देखते हैं हम 1942 के अंदर क्या होता है, खाद्य विभाग का गठन होता है। फूड डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट जो खाद्य आपूर्ति वगैरह करता है, स्टॉक करता है, इस विभाग का क्या होता है, गठन होता है 1942 के अंदर। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खाद्य विभाग, फूड डिपार्टमेंट का गठन कब हुआ? 1942 के अंदर। तो ये सब ध्यान रखना आप। 1943 के अंदर क्या होता है, बंगाल में अकाल पड़ता है। बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ता है, और वो भयंकर अकाल किसके कारण पड़ता है? धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग, जो धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग है उसके कारण क्या पड़ता है, बंगाल में अकाल पड़ता है। अच्छा, धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग क्या होता है? इसके कारण जो धान की जो पत्तियां होती है और ये जो कल्ले होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, भूरे हो जाते हैं, और धान की फसल नष्ट हो जाती है। जो धान में जो भूरी पत्ती धब्बा रोग लगता है, ये बायोपोलिरिस ओराइजी नामक कवक से लगता है, ये भी ध्यान रखना। ये जो रोग लगता है ये एक कवक होता है, उस कवक का नाम है बायोपोलिरिस ओराइजी। बायोपोलिरिस पोलिरिस, आगे देख लेना आप, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओराइजी, बायोपोलिरिस ओराइजी, बायोपोलिरिस ओराइजी नामक कवक से होता है, ये ध्यान रखना आप। किस कवक से होता है? बायोपोलिरिस ओराइजी नामक कवक से, ये ध्यान रखना। तो ये जो ये था अपना रोग, ये किसके कारण हुआ? बायोपोलिरिस ओराइजी के कारण। इसके कारण चावल की फसल पूरी तरह समाप्त हुई। और आपको मैं ये इतना भी बता देता हूँ कि बंगाल जो हमारा, पश्चिम बंगाल जो हमारा क्षेत्र है, और ये जो बंगाल क्षेत्र है वहां का जो मुख्य खाद्यान्न है वो क्या है? चावल है। और हाईएस्ट जो प्रोडक्शन भी होता है वो भी क्या होता है? वहां पर चावल ही होता है। लोगों का जो मुख्य खाया जाने वाला भोजन क्या है? चावल। और जब मुख्य खाए जाने वाले भोजन ही समाप्त हो गया तो सीधी सी बात है कि वहां पर क्या होगी? अकाल जैसी संभावनाएं, फेमाइन जैसी संभावनाएं बढ़ेगी। इसके पहले हमने एक अकाल और पढ़ा था, आयरलैंड का अकाल। आयरलैंड का अकाल जो आलू के अंदर रोग लगा था, लेड ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, अगेती झुलसा और पचेती झुलसा, इनके कारण हुआ था ये। तो वो तो किस में था? अपना आयरलैंड के अंदर था। ये है अपना 1943 के अंदर बंगाल में। और एक और अकाल पढ़ा था हमने, छपने का अकाल, वो था 1899 1900 के आसपास।
ये ध्यान रखना, इनके सनों में कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक चीज और आती है जो 1942 में घटी, तो ये हमने वहां नहीं देखी तो नीचे लिख ली। उस एक मिशन था, एक अभियान था, एक कैंपेन था जो गवर्नमेंट द्वारा उस समय चलाया गया। उस कैंपेन का नाम था ग्रो मोर फूड अभियान, 1942 में शुरू हुआ। ग्रो मोर फूड का मतलब देखो 1942 के आसपास जो द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, 41 से लेकर 45 तक का जो समय था लगभग, वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। और उस समय भारत में अनाज की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। इस कमी को दूर करने के लिए भारत में भी एक कैंपेन यानी एक मिशन चलाया गया। वो मिशन क्या था कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, अनाज उत्पादन करो, यानी जो अदर क्रॉप्स है उनको इग्नोर करके आप अनाज वाली फसलें, यानी जो भोजन जिनको आप खाद्य के रूप में उपयोग करते हो, उनको डायरेक्ट उगाओ, उनका प्रोडक्शन करो। ये क्या था, ये ग्रो मोर फूड कैंपेन था, अभियान था, जो कब हुआ 1942 के अंदर, 1942 के अंदर चलाया गया गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं 1944 के अंदर भारतीय केंद्रीय गन्ना कमेटी, भारतीय केंद्रीय गन्ना कमेटी का गठन हुआ। हमने पहले एक गन्ना प्रजनन संस्थान देखा था, एसबीआई शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, वो तो कहां पर था, कोयम्बटूर तमिलनाडु। परंतु ये है कमेटी, किससे, गन्ने से संबंधित जो भी मेन क्रॉप्स। और ये मैं कहूं कि कमेटियां जो बनाई गई ना, वो किन पर, व्यापारिक फसलों के लिए बनाई गई, जिन फसलों को मार्केट में बड़ी मात्रा में और जिनका उद्देश्य, जिनको बोने का उद्देश्य व्यापार होता था, उनके लिए कमेटियां बनाई गई। जैसे हमने देखा था कॉटन कमेटी, हमने देखा लाख कमेटी। क्या लाख को आप खाते थोड़ी हो, लाख को मार्केट में बेचते ही हो ना। तो जिनको हम खाने के लिए नहीं करते हैं, बेचने के लिए बोते हैं, उन फसलों के लिए कमेटियां बनाई गई। उसी प्रकार से गन्ना भी क्या है, अधिकतर अपने बेचने के लिए ही किया जाता है, मार्केट में सेल किया जाता है। और इससे जो बनाया जाता है गुड़ वगैरह, शक्कर वगैरह, ये सब बनाए जाते हैं। इसे कह रहा हूँ ऑफिशियल में इसका बोटनिकल नेम होता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये जो कमेटी बनाई गई है, कब बनाई गई, 1944 के अंदर, 1944 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इस कमेटी को अपन ICSC भी कहते हैं, इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी, इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी, इतना भी ध्यान रखना। फिर 1945 के अंदर भारतीय केंद्रीय तंबाकू कमेटी का गठन हुआ। देखो तंबाकू भी, जो तंबाकू ने निकोटियाना ब्रूची, निकोटियाना स्पीसीज, ये भी क्या है, एक व्यापारिक फसल है, एक कॉमर्शियल क्रॉप है। ये भी व्यापार के लिए मुख्य रूप से उगाई जाती है। तो इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई भारत के अंदर। वो कमेटी कब बनाई गई, 1945 के अंदर, इंडियन सेंट्रल टोबैको, तंबाकू को इंग्लिश में टोबैको ही कहते हैं, TOBBACO, टोबैको कमेटी। 1946 के अंदर CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहां बना, कटक उड़ीसा के अंदर। 1946 के अंदर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, यहाँ पर आप पूरा लिखना, अनुसंधान संस्थान कहां बना, कटक उड़ीसा के अंदर, ये भी ध्यान रखना। CRRI, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना। CRRI की स्थापना कब हुई, 1946 के अंदर। हालांकि इसका नाम बदलकर NRRI भी किया गया था, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो अपन जब सेपरेटली CRRI पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं 1946 के अंदर क्या हुआ, एक DPPQS नाम का एक, मतलब कि एक, ये कह सकते हो कि आप एक लैब या एक संस्थान या एक इंस्टीट्यूट जैसा कुछ ओपन किया गया, कहां पे, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। HR का मतलब हरियाणा के अंदर। ये क्या था, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज। ये एक स्टोरेज था, क्या था, ये एक स्टोरेज था जहां पर पौधों को संरक्षित, लंबे समय तक संरक्षित किया जाता था। उनमें अगर कोई बीमारियां वगैरह आ गई है तो उनको पुनः उन बीमारियों से निर्मुक्त किया जाता था। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि उनको बीमारियों से बचाना, उनके अगर बीमारियां लग चुकी तो उनमें से बीमारियां हटाना। जैसे कोरोना के टाइम किया था, कई लोगों को क्वारंटाइन किया था। मान लो कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसको 10 से 15 दिन के लिए हम पहले क्वारंटाइन कर देते थे, यानी अगर संभावना है कि उसमें कोई रोग आ गया है तो रोग वगैरह क्या हो जाए, बिल्कुल उसमें से समाप्त हो जाए। उसी प्रकार से जो बाहर से, अदर देशों से, अदर कंट्रीज से जो पेड़ पौधे हम यहाँ पर लाते हैं तो उनको पहले क्वारंटाइन करते हैं। वो क्वारंटाइन का सेंटर अपने यहाँ पर कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। उसका पूरा नाम क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज, ये ध्यान रखना आप, फुल फॉर्म। और इसको डायरेक्टरेट का मतलब होता है निदेशालय, तो ये एक निदेशालय है, ये ध्यान रखना। फिर हम आगे देखते हैं 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। यह भी कृषि के क्षेत्र में, कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक कार्यक्रम होता था, जिसको
ग्रामीण स्तरों पर ये प्रारंभ किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया, ये ध्यान रखना। 2 अक्टूबर 1952 को हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, ये ध्यान रखना। 1957 के अंदर प्रथम बार मक्का पर AICRP चलाया गया। मैंने कल भी चर्चा की थी कि AICRP कब चलाया गया प्रथम बार, 1957 के अंदर। हालांकि 1965 में BP पाल ने भी चलाया था। अब तक कई बार कई चीजों पर AICRP चलाया जा चुका है। ये कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर ही किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। AICRP किस पर चलाया जाता है, कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर चलाया जाता है। तो AICRP जो चलाया गया सबसे पहले किस पर चलाया गया, मक्का पर, जिया मैच पर चलाया गया, 1957 में चलाया गया, इतना ध्यान रखना। AICRP की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम। क्या होता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम, इतना ध्यान रखना। AICRP जो चलाया गया वो प्रथम बार किस पे चलाया गया, मक्का पे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम बार मक्का पे चलाया गया, और उसके बाद कई बार चलाया जा चुका है। 2002 के अंदर पेस्टिसाइड्स के ऊपर भी चलाया जा चुका है। फर्स्ट टाइम चलाया गया वो मक्का पे चलाया गया। फिर हम देखते हैं आगे 1958 के अंदर एक और घटना घटित हुई एग्रीकल्चर के क्षेत्र के अंदर। नाफेड एक संस्थान था, एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत बड़ा संस्थान था, उसकी स्थापना की गई। इस नाफेड का आप ध्यान रखना, अगर आप इसकी फुल फॉर्म ऐसे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल अलग लगेगी। मैं आपको बताता हूं इसकी जो फुल फॉर्म होती है। नाफेड का गठन हुआ कब, 1958 के अंदर। इसको कहते हैं अपन पूर्ण रूप से कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ये होता है। परंतु ये इससे नहीं बन रहा है, देखो इसमें से ये एन लिया गया है, इससे बना है नेशनल ए लिया गया है, इससे बना है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। ऐसे पूरा एग्रीकल्चर भी बना है और कोऑपरेटिव भी बना है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ये तीनों शब्द एन ऐसे ही बने, एन से बना है नेशनल, ए से बने एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, और तीसरा जो FED है, इस FED से बना है क्या है, फेडरेशन। ये ध्यान रखना आप। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको अब इसकी जो सेकंड स्लाइड होगी उसके अंदर आगे का पढ़ेंगे, परंतु वो जो लेक्चर आने वाला है वो कल आएगा। मैं आपको फिर कहता हूं कि आप लगातार शिक्षा से जुड़े रहें, और शिक्षा से जुड़े रहने का ही यही फायदा होगा आपको कि आपकी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इनका एकमात्र जो सुधारने का तरीका है वो आपके पास में सिर्फ शिक्षा है। दूसरा कोई आपके पास हथियार नहीं है। कि मतलब आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मतलब कुछ भी कर सको आप। ये मत रहो अपनी परिस्थितियों से हार मत मानो, कि वो पॉजिटिव बने रहो, और पॉजिटिव बने रहने के साथ साथ लगातार स्टडी करते रहो। और अगर आपकी परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं है तो अनुकूल परिस्थितियों मतलब की प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे भी आप अपने घुटने मरते को मतलब लगातार मेहनत करते रहो। एक दिन आपकी परिस्थितियां जरूर बदलेगी। कि कहते हैं ना कि हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो इरादों को मजबूत रखिए और अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि हम जिधर भी जाए उधर ही रास्ता बन जाए। तो इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए, आप मेहनत करोगे एक दिन जरूर सफल होगे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहने वाला है हमारा, इसके आगे की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।